सब्सक्राइब करें ज्ञानोप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं माते स्वागत करता हूं आप सभी लोग का ज्ञानोप के एक और एजुकेशनल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स क्या है, इसमें एडमिशन कैसे मिलता है, फ़ी क्या कुछ लगती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और साथ साथ देखेंगे कि स्कोप कैसा रहता है ये कोर्स करने के बाद जॉब्स में भी और फर्दर स्टडी के मामले में भी। तो बिना ही टाइम वेस्ट के वीडियो आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना। और मेरा इंस्टा हैंडल है रियल अमात्या। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से रिलेटेड तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स आखिर है क्या। तो इंजीनियरिंग में एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी उसमें से एक स्पेशलाइजेशन है जो डील करता है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन इक्विपमेंट और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के डिज़ाइन। इन तीन चीज़ों के बारे में ही आपको पढ़ाया जाता है। अगर आप ग्लोबल टर्म में बात करें तो ये तीन चीज़ें इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स डिज़ाइन इस स्पेशलाइजेशन के कोर सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको इन तीन चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी कराया जाता है। अगर आप दूसरे स्पेशलाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं जैसे कंप्यूटर हो गया या सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो वो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाएँ चैनल पे और वो वीडियो देखें अगर आपको देखना है तो। अब बात करते हैं कि कोर्स का जो लेवल है वो डिप्लोमा लेवल है, यानी कि आप आफ्टर 10th या आफ्टर 12th कर सकते हैं। कोर्स की ड्यूरेशन की बात करूँ तो ये 3 साल का होता है, लेकिन वहीं पर अगर मैं एग्ज़ाम टाइप की बात करूँ तो इसमें क्या है कि पहले सिर्फ 2 ही होता था। एक तो सेमेस्टर सिस्टम 6 महीने वाला और दूसरा होता था ईयर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम में फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 तक जाता था और ईयर वाले में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता था। लेकिन अभी जो है पिछले 1-2 सालों से एक नया मिक्स जो है वो प्रोग्राम लॉन्च किया गया जो कि काफ़ी अच्छा है। इस सेमेस्टर सिस्टम और ईयर सिस्टम से इसके सिलेबस काफ़ी अच्छे हैं और धीरे धीरे सभी स्टेट जो है वही सिलेबस एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। इसमें क्या है मिक्स में कि आपका पहले साल जो है वो फर्स्ट ईयर होता है, उसके बाद आपका थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नया है और ट्रेंडिंग है और इसके जो सिलेबस हैं वो एकदम नए हैं, आज के दौर के हिसाब से हैं। तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप इस तरह किसी ऐसे स्टेट में मतलब अगर आप हरियाणा से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको काफ़ी नया सिलेबस पढ़ने को मिलेगा और वहाँ पे ये आपको मिक्स पैटर्न भी देखने को मिलेगा एग्ज़ाम का। और अब बात करते हैं कि एडमिशन का, तो इसमें एडमिशन बेसिकली 3 तरीके से होता है। एक या तो आप एग्ज़ाम देकर एडमिशन मिलता है आपको, दूसरा मेरिट से और तीसरा डायरेक्ट। डायरेक्ट का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है, ये लाजवाब है डायरेक्ट एडमिशन तो। और लेकिन एडमिशन के जो बेसिस हैं वो आप आफ्टर 10th एडमिशन होता है, आफ्टर 12th होता है और आफ्टर ITI एडमिशन होता है। और पर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो अगर आप आफ्टर 10th ले रहे हैं एडमिशन तो आपका 10th में मिनिमम 35% मार्क्स होना चाहिए और मैथ और साइंस आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो ही आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाओगे। आफ्टर 12th आपका साइंस से होना चाहिए और आप ITI किए हैं तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आफ्टर 10th आपका जो है फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर से होता है एडमिशन और आफ्टर 12th और आफ्टर ITI जो आपका लेटरल एंट्री से एडमिशन होता है, यानी कि डायरेक्टली आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। अब एग्जाम में आपको कैसे एडमिशन मिलता है, हालांकि इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिस्कस किया हुआ कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं जिसके थ्रू अगर आप जाते हैं तो आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा पॉलिटेक्निक के कोर्स में। लेकिन एग्जाम में यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या होता है कि जब फॉर्म निकलता है किसी भी स्टेट का, आप उसको फिल करते हैं, आपका एडमिट कार्ड आता है, आप पार्टिकुलर डेट पे जाते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, उसमें रैंक या आपको स्कोर मिलता है। जो भी रैंक या स्कोर आपको मिलता है उस रैंक या स्कोर के आधार पर आपकी काउंसलिंग होती है, फिर आपको कॉलेज अलाउड हो जाता है। तो उस वैसे आपका एडमिशन होता है। मेरिट बेस में क्या होता है कि मेरिट बेस में क्या होता है, आगे आप अप्लाई करते हैं किसी भी स्टेट का फॉर्म जहाँ पे मेरिट बेस एडमिशन हो रहा है और उसके बाद क्या होता है कि आपके मेरिट के हिसाब से, यानी कि आपके 10th के मार्क्स के हिसाब से, या आपने लेटरल एंट्री का फॉर्म भरा है तो 12th के मार्क्स के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट निकलता है। उस लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप फर्दर काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन हो जाता है। और डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि आप मुँह उठा के जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही आप मुँह उठा के जाते हैं और किसी भी कॉलेज में जहाँ पे सीट खाली होती है आप वहाँ एडमिशन कराते हैं, लेकिन आपका सी कटता है और कॉलेज वाले बल्ले बल्ले हो जाते हैं। तो मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि डायरेक्ट एडमिशन तो कभी ना लें। और अब बात आती है कि फ़ी की, तो फ़ी को मैंने यहाँ पे 2 भागों में बांटा है। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और दूसरा है कि भैया ये प्राइवेट कॉलेज के लिए। अभी गवर्नमेंट कॉलेज के फ़ी बहुत ही ज़्यादा लो होते हैं, तो आपका प्रेफर हमेशा होना चाहिए कि गवर्नमेंट कॉलेज है ताकि आपकी फ़ी भी कम लेगा और आपकी एजुकेशन भी अच्छी हो। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 4,000 से लेकर के 8 से 10,000 रुपये हार्डली जाता है पर सेमेस्टर, 4500
6,000, 5,000, 7,000 ऐसे फ़ी है अलग अलग स्टेट्स में। और प्राइवेट कॉलेज के फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को सामने रख के देखें तो फ़ी बहुत ज़्यादा है। आपको 12 से लेकर के 25,000 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक का कोर्स करने के लिए। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 30-30 हज़ार रुपये ले रही है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है अगर जब आप इतने रुपये में ये पढ़ सकते हैं और अच्छी एजुकेशन मिल सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि जो भी पॉलिटेक्निक के लिए कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है ना, उनका मेन फोकस बीटेक पे होता है, उनका फोकस इधर नहीं होता। लेकिन पॉलिटेक्निक कॉलेज का मेन फोकस पॉलिटेक्निक के कोर्स पे होता है, क्योंकि वो उसी कोर्स की वजह से कॉलेज चल रहा होता है। तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि मेरा एडमिशन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हो रहा है तो बहुत ही बेहतरीन है। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की आपका स्कोप। स्कोप में दो चीज़ें हैं, एक तो आपका जॉब वाइज आपका स्कोप कैसा, और फर्दर स्टडी या फ्यूचर स्टडी में आपका कैसा स्कोप रहने वाला है। तो सबसे पहले फ्यूचर स्टडी के बारे में बात ख़त्म करते हैं, फिर जॉब के बारे में करेंगे। फ्यूचर स्टडी में क्या है कि यहाँ पे आपको बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है थ्रू लेटरल एंट्री एडमिशन प्रोग्राम। अगर आप इस बेसिस पे कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस का जहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है लेटरल एंट्री, तो आपको इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ना होकर के आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। और एक और बेनिफिट है इसका कि आप जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं ना, सेम सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे, तो आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं इंजीनियरिंग में, यानी कि बीटेक में आपका स्कोर बहुत ज़्यादा हाई होता है। जब आपका स्कोर हाई होता है तो आपके जॉब लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने अपने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्यों आपको पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करना चाहिए और इससे आपकी जॉब में कैसे मदद मिलती है और कैसे आप अच्छी कंपनी में हाई पेइंग जॉब सिक्योर कर सकते हैं खुद के लिए। तो वीडियो आप ज़रूर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी वो वीडियो देखने से। और अब बात करते हैं जॉब की। तो जॉब को भी यहाँ पे मैंने दो भागों में बांटा, एक प्राइवेट जॉब है, एक गवर्नमेंट जॉब है। तो अपन गवर्नमेंट जॉब पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, वो देखेंगे बेनिफिट्स आगे गवर्नमेंट जॉब के क्या क्या हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट के अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो उसी हिसाब से जॉब्स निकालते हैं। तो उसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट करना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं प्राइवेट जॉब्स की बात करूँ तो प्राइवेट में क्या हो रहा है कि आपको 3 तरीके के जॉब हैं, एक कैंपस, दूसरा ऑफ कैंपस और तीसरा मैंने खुद से बनाया काफ़ी देखने के बाद, थर्ड पार्टी कैंपस। ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा कि थर्ड पार्टी कैंपस प्लेसमेंट कैसे होता है। तो ये प्राइवेट का बेसिकली होता है कैंपस प्लेसमेंट ही आपका होता है। तो ऑफ कैंपस होता है, ऑन कैंपस होता है, थर्ड पार्टी कैंपस होता है। सबसे पहले देखते हैं कि थर्ड पार्टी कैंपस आखिर होता क्या। मान लीजिए आप ए कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उस स्टेट में ए, बी, सी और डी 4 कॉलेज हैं। तो अभी क्या हुआ कि ए कॉलेज में कंपनियां आ रही है, अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ए कॉलेज ने या बोर्ड ने सबको बी, सी, डी कॉलेज के स्टूडेंट को भी ए कॉलेज में भेज दिया है। और वो अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब ए कॉलेज में जा कर के इंटरव्यू दे रहे हैं जो भी कंपनियां हैं, और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो यही होता है थर्ड पार्टी का जो कैंपस प्लेसमेंट होता है, यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उस कॉलेज में नहीं, किसी दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में जॉब फेयर चल रहा है या कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है, तो आपको भी वहाँ पे भेज दिया जाता है और आप उस कॉलेज में जाकर के इंटरव्यू देते हैं और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो वो होता है थर्ड पार्टी कैंपस सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप अपना देख लेना। अब आता है मेन मुद्दे पे कि कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट बहुत सारी चीज़ें पे डिपेंड करते हैं, मैं अपने लगभग सभी वीडियो में बता चुका हूँ। पॉलिटेक्निक के इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपका 10th तक स्कोर कैसा था, पॉलिटेक्निक में आपका स्कोर कैसा, आपके स्किल सेट्स कैसे हैं, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसा, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी कैसा, आप किसी के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। कौन सी कंपनी आपको हायर कर रही है, किस पोजीशन के लिए हायर कर रही है, किस लोकेशन के लिए हायर कर रही है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपके कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन का परसेंटेज रेट तय करता है और उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी तय करती है। तो इन सभी चीज़ों पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है जॉब्सरूप, वहाँ पे मैं जॉब स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग देता हूँ। तो जहाँ यूट्यूब पे जॉब्सरूप सर्च करें और सब्सक्राइब करें, आपका बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। उस चैनल पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ, अगर उन पर आप काम करते हैं ना तो आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए जब भी कभी कंपनी आएगी आपका रिजेक्शन नहीं होगा और आप अच्छी कंपनी में अच्छी सैलरी वाली जॉब हासिल कर सकते हैं। अभी बात आती है कि कैंपस प्लेसमेंट में आपको सैलरी क्या कुछ मिलती है। तो 12 से लेकर के 15,000 रुपये तक की सैलरी मिलती है आपको। कहीं कहीं जगहों पे 15 से लेकर के ये फिगर 18 तक जा रहा है, लेकिन वो अच्छे कॉलेजेस में, और अच्छे कॉलेजेस बहुत ही कम है। मेरा दूसरा वीडियो पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस स्टेट वाइड, तो चैनल पर जा करके ज़रूर देखना वो वीडियो। अभी आता है ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस में सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है।
ऑफ कैंपस में क्या होता है कि अभी आप खुद के अप्रोच से आप जाते हैं किसी भी कंपनी में, वहाँ पे इंटरव्यू देते हैं अगर वैकेंसी होती है तो, और अगर वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसको बोलते हैं ऑफ कैंपस सिलेक्शन। उस दरमियान का सिलेक्शन जब आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जो सैलरी आपका 15 से लेकर के 18,000 रुपये तक जाता है ऑन एन एवरेज। कुछ केसेस में एवरेज सैलरी 20,000 तक भी चली जाती है, और अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया और कंपनी अच्छी है तो ये 25 से 30,000 रुपये भी आप सिक्योर कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में ऐसे आपको 90% लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि पॉलिटेक्निक का कोर्स करके आप ऑफ कैंपस 30,000 की सैलरी नहीं पा सकते। उनकी बात पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं देना, आपको बस अपने स्किल सेट पे फोकस करना है, और फिर देखिए कैसे कंपनी आपको सैलरी ऑफर करती है। और थर्ड पार्टी मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अब बात निकल के आती है कि कौन कौन सी जॉब्स प्रोफाइल आपको दिया जा सकता है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद। तो आपको वेरिफिकेशन इंजीनियर का प्रोफाइल मिल सकता है, टेक्निकल ट्रेनर का प्रोफाइल आपको मिल सकता है, फील्ड एप्लीकेशन इंजीनियर का प्रोफाइल आपको मिल सकता है, ट्रांसफार्मर डिज़ाइन इंजीनियर का प्रोफाइल आपको मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर के प्रोफाइल मिल सकता है, और इसी तरीके के और तमाम तरीके के प्रोफाइल्स आपको मिलते हैं अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है तो। और अभी बात करते हैं कुछ टॉप पॉइंट्स का जो इसके साथ आपको कंसीडर करना चाहिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के साथ। कि क्या है भैया कि आपको 12th जरूर करना चाहिए। डिप्लोमा, जब भी आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं आप क्लास 12 जरूर करें। या तो आप ओपन लर्निंग से करें, बहुत सारे स्टेट में इसको डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी बोलते हैं, मसलन जैसे NIOS बोर्ड से आप 12 जरूर करें। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो आपके पास ऑप्शंस क्या है। अभी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप आफ्टर 12 भी फिर भर सकते हैं और आफ्टर डिप्लोमा के बेसिस पे भी भर सकते हैं। लेकिन अगर आप NIOS से 12th नहीं करते हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आप 12 जरूर करें ताकि जब भी कोई वैकेंसी निकले आपके पास दो दो ऑप्शन हो। और अगर आपने बीटेक कर लिया तो फिर आपके पास तीन तीन ऑप्शन है कि आप आफ्टर 12 भी भर सकते हैं, डिप्लोमा बेसिस पे भी भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन यानी कि बीटेक के लेवल पे भी भर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप 12th नहीं करते तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बच जाएगा, और अगर बीटेक भी नहीं करते तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन हमेशा खुला रखना है आपको।